बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट से मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, मौशी महाज पर बड़ी पेशरफ सामने आ रही है। दोस्त ममालिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब दे दिए हैं, जिसके बाद इक़्तिसादी सरगर्मियों में तेज़ी देखने में आ रही है। कई दिन बाद आज फिर रुपये की कदर में मामूली बेहतरी नजर आई है, जबकि स्टॉक मार्केट भी 14 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है और 100 इंडेक्स 45,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के मामले पर भी वजारत ख़जाना और IMF के दरमियान मामला तय पा गया है। आलमी इदारे ने पाकिस्तान का $8.2 अरब का फाइनेंसिंग गैप प्लान तस्लीम किया है। वज़ीर ख़जाना ने कौम को खुशखबरी सुना दी है कि ज़र मुबादला के ज़खायर $11.6 अरब तक पहुँच गए हैं। मईशत इस्तेहकाम पर आ गई है। IMF, आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के साथ साथ चीन से भी $3.5 अरब की फाइनेंसिंग का इंतजाम जल्द हो जाएगा। मौशी बहाली से मुतल्लिक नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का किरदार इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। हुकूमत खुद इस बात का बरमला एतराफ़ कर रही है कि आर्मी चीफ ने दोस्त मुल्कों से $3 अरब हासिल करने में कलीदी किरदार अदा किया है। प्राइम मिनिस्टर ने यह बताया है कि दूसरे सब्ज इनकलाब का विजन भी आर्मी चीफ का है। अगले 4 से 5 बरस में ज़राई शोबे में $40 अरब की सरमायाकारी होगी और 40 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे। नाज़रीन, साबिक हुकूमत में भी आर्मी चीफ और पाक फौज ने मौशी बहाली और IMF मुआहदे में अहम किरदार अदा किया। मौजूदा हुकूमत भी आर्मी चीफ मईशत की बेहतरी के लिए पेश है, मगर क्या जो बुनियादी हम बात करेंगे, 13 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। हुकूमत के जिम्मे सिर्फ 2 ही काम है, एक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना और महंगाई को कंट्रोल करना, लेकिन हुक्मरान इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पिछले हफ्ते आटा और चीनी समेत मजीद 24 अशिया ज़रूरियाँ हैं जो आवाम की पहुँच से दूर हो गई हैं। अब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन इन 14 माह में हुकूमत ने अपने केसेस ख़त्म कराने के सिवा कोई काम नहीं किया। इसी मुनासबत से हम आज जो पहला सवाल रख रहे हैं वो ये है एक्सपर्ट्स के सामने कि मौशी बहाली में आर्मी चीफ पेश है, हुकूमत का क्या किरदार है। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि आज आप काफ़ी दिनों बाद हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आपको हज की सादत भी हासिल हुई। एक्सपर्ट्स की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से ख़ास तौर पर आपको बहुत बहुत मुबारक भी हो। और अयाज साहब, सवाल आपके सामने है, कितना इम्कान है कामयाबी का मौशी बहाली में, जिस तरह से सियासी अस्करी क़यादत एक पेज पर है, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत का आपके ख्याल में क्या किरदार बनता है मौशी बहाली से मुतल्लिक हालिया पेशरफ्त को मद्देनज़र रखते हुए? क्योंकि 2 ही काम जिस तरह मैंने जिक्र किया, सियासी इस्तेहकाम और महंगाई को कंट्रोल करना, इसमें तो हुकूमत नाकाम नज़र आ रही है। हुकूमत का बुनियादी काम जो शहबाज शरीफ साहब कल तकरीर कर रहे थे तो उसमें समझ आ रही थी कि वो बार बार सिपा सालार का जिक्र कर रहे थे कि वो जो ग्रीन इनिशिएटिव है वो भी उनका है। इसमें भी आज उन्होंने कहा कि जी कलीदी किरदार चूँकि उनका है, तो मेरे ख्याल शहबाज शरीफ साहब का या मेरे छोटे कायद अलमारूफ, उनका यही काम है कि वो जो काम हो रहा है उसकी तारीफ कर दें, बस इससे ज़्यादा कोई काम गवर्नमेंट का नहीं है। क्योंकि वो इमरान खान के बारे में बहुत सी चीज़ें हम कहा करते थे कि जी बहुत, चूँकि उन्होंने दावे बहुत किए हुए थे, उसके बाद जो होता रहा उनके दौर में, तो उस हवाले से हम तनकीद करते थे। तो ये गवर्नमेंट भी तो इसी उस पर आई थी ना कि जी महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई मुकाव मार्च भी इन्होंने कर लिया और उसके बाद फिर आ गए। और वो जाहिर है जब आपके पास था ही कुछ नहीं तो महंगाई कैसे कंट्रोल करते आप? बिजली की कीमतों की आपने बात की तो जाहिर है IMF से अगर आपने पैसे आया सब माजरत अभी आना होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वर्चुअल खिताब करें, बराह रास्त दिया जाएगा। There is not a single Muslim country on the planet that allows for the desecration of holy texts of other religions. Such an act is unthinkable to any Muslim. It is forbidden by faith, by culture and by law. It is in the same spirit I resolutely stand alongside those who are calling for prevention, legal deterrence and accountability of actions that constitute incitement to hostility against people of faith. Mr. President, let us unite against hatred, discrimination, intolerance and forge pathways for mutual respect, understanding and tolerance. जी, वज़ीर ख़ारजा वर्चुअल ख़िताब कर रहे थे। आया साहब, आपकी तरफ आऊँगी, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, क्योंकि आप क्या बात कर रहे थे। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब तो हर जगह क्रेडिट ले रहे हैं और IMF के साथ जब डील हुई तो वज़ीर ख़जाना ने भी भरपूर क्रेडिट लिया इस बात का। देखिए, बुनियादी तौर पर किस पे एतबार करेगी दुनिया या दोस्त ममालिक? वो ज़ाहिर है एक मुस्तकिल जो चीज़ नज़र आ रही है, एक इदारा है, वो फ़ौज है आपकी।
गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी आपके सामने है, जिस तरह से ये इक़्तिदार में आए और जो अभी तक इन्होंने अचीवमेंट्स हैं इनकी, वो ज़ाती से ज़्यादा तो कुछ भी अचीवमेंट्स नहीं है इनकी। कौम के लिए ये बात ज़रूर करते हैं, उसमें सबसे बड़ा अलमिया अब तक जो मैं देखा है इस मुल्क में कि हर चीज़ की ज़िम्मेदार जाने वाली हुकूमत होती है। जो भी हुकूमत आई है, ये इस हुकूमत की बात नहीं मैं कर रहा, इस मुल्क में जब भी कोई हुकूमत आई है, वो जितनी खामियां थी, बुराइयां थी, वो साबिक हुकूमत छोड़ के जाती है और अपना हिसाब ये नहीं देते कि भाई हमने इतना अरसा हमें हो गया तो हमने उसके लिए क्या किया है। वो बिल्कुल उसका हिसाब आप इनसे मांग ही नहीं सकते, क्योंकि सारा कुछ बड़ा गर्क। अभी तक महंगाई की जिम्मेदारी साबिक हुकूमत पे है, इन पे कोई महंगाई की जिम्मेदारी नहीं है और बाकी इनसे को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो पैसे आ रहे हैं जी। ये आप अगर समझती हैं कि इससे पता नहीं कोई वो रेल पैल हो जाएगी पैसों की और महंगाई में कमी आना शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए अभी बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत है। वो जब तक हमारी अशराफिया खुद कुर्बानी देना नहीं सीखेगी, क्योंकि अपने तो इनके सारे उसी तरह से हैं मामलात। वो जो फंड्स भी ये रखते हैं सिर्फ अपने लिए रखते हैं, अपने प्रोटोकॉल्स भी इनके वैसे ही हैं, अखराजात भी वैसे ही हैं, तो फिर इसलिए आप भूल जाएं कि आपके लिए भी कुछ करेंगे। बस दुआ करते रहें, क्योंकि दुआ के सिवा कोई चारा नहीं है। वो चाहे यहाँ करनी है या हरम शरीफ में करनी है, जहाँ भी मौका मिले दुआ जरूर कर दिया। जी आमिर साहब, दुआ से काम चल जाएगा आप समझते हैं? जाहिर है पाक फौज तो अपनी जिम्मेदारियों से बढ़कर आर्मी चीफ भी काम कर रहे हैं, जो सियासतदानों के करने के काम है वो उस तरह से होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुसलसल नाकामी नज़र आ रही है, ना महंगाई कंट्रोल हो रही है। अब सियासी इस्तेकाम के लिए जाहिर है अब वो उस तरह से मामलात नहीं है, लेकिन अगर ख़ासतौर पर हम महंगाई की बात करते हैं तो कामयाबी नज़र नहीं आ रही हुकूमत की। आप किस तरह से देखते हैं मुआशी बहाली से मुतालिक हालिया पेशरफ्त में गवर्नमेंट का क्या किरदार है? मैं तो इस तरह देखता हूँ कि आपने कहा दुआ से काम चल जाएगा, हमारा काम ही दुआ से चल रहा है, अल्लाह के साथ भी और प्रोग्राम में भी। देख लें दोनों तरफ दुआ ही मौजूद है, कोई फ़र्क है इसमें? देख लें, हम इसी तरह ही काम चला रहे हैं। अब आ जाए आपका जो सवाल है कि जो IMF का मसला है, सब कुछ है। देखें जब ये गवर्नमेंट आई तो ये तो अचानक ये प्रोग्राम बन गया कि जनाब आर्मी नाराज़ हो गई थी, सीधी सी बात है, और वो अब सारी चीज़ें खुल के आ गई हैं। ये लोग तंग थे कि जी अगर आर्मी चीफ भी अगला आ गया तो फिर वो जो आज बातें हो रही हैं कि रशियन स्टाइल की गवर्नमेंट इमरान खान की होनी थी और यहाँ सबको लंबा डाल के मारना था, क्योंकि काम तो उस वक्त भी हो रहा था लेकिन बन नहीं रहा था, तो ये लोग सारे फंस गए। फिर खान साहब की तड़ियों ने काम किया। मैं महंगाई का जिम्मेदार अगर आज ये सामने फेस है, ओरिजिनली इमरान खान है, उसकी गवर्नमेंट है, उसकी बैड गवर्नेंस है। आप जितने मर्जी दाएं बाएं जाएं, IMF को उसका जो साबिक वजीर खजाना था अपने मौजूदा वज़ीर खजाना KP और पंजाब से साजिश करता हुआ पकड़ा गया कि आप इस काम को मत करने थे। उस एक लगारी साहब ने कहा कि इससे स्टेट को नुकसान नहीं होगा, क्या आप और हम भूल गए उस बात को? उन्होंने डिनाई किया, लगारी साहब ने ऑन की उस बात को। यह नहीं हुआ कि कोई फैब्रिकेटेड टेप थी। वो अब कौमी असम्बली के मेंबर बने अभी ज़िमनी इलेक्शन में आके, और वो नहीं, मतलब उन्होंने ओथ भी लिया और असम्बली में बैठे हुए हैं, पूछ लें जाके। ये पाकिस्तान से खिलवाड़ था जिसके लिए आज इसराइल दौड़ दौड़ के आ रहा है। वहां जमजमे बह रहे हैं मोहब्बत के इसराइल में कि जनाब हमारा बंदा मारा गया, इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, वहां फलस्तीन की तबाही कर दी, एक मुल्क खत्म कर दिया, और यहां बैठ के जनाब आप इमरान खान के लिए गुन गा रहे हैं। ये है वो असल जो प्रोग्राम हकीम सईद, डॉक्टर इसरार और मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये किस तरह हुआ कि 9 मई को जो वो कह रहा है ना सुप्रीम कोर्ट ने मेरी अरेस्ट गलत करार दे दी, फिर भी आप क्या स्टेट के ऊपर चढ़ जाएंगे? ये मुल्क इस तरह चलना है? यहाँ पे हुकूमतों में, अपोजिशन में लोगों ने तनकीद की आर्मी पे, बोले हैं लोग, खुद खान साहब बोले अपोजिशन में, क्या क्या नहीं बोले, लेकिन कोई स्टेट के ऊपर नहीं चढ़ा। तो ये एक साल में आपके ख्याल में कि ये हुकूमत जो 13 जमातों पे मुश्तमिल है, उनको बड़े आराम से वो फूलों की सही थी, कांटे इदारे के अंदर से बिछाए जा रहे थे, इदारे के साथ उनके हमराज थे, हमजाद थे, जो आज तक बचा रहे हैं। ये तबाही हुई, खुदा का शुक्र अदा करें कि आप किसी भी तरीके से डिफॉल्ट से निकल गए हैं। मतलब लोगों को पता नहीं है श्रीलंका में क्या हुआ है, पेट्रोल कोटे पे मिलता था सरकारी गाड़ियों को, खाने को पैसे नहीं थे, चीजें नहीं थी, क्योंकि आप ब्लॉक हो जाते हैं।
इसहाक डार को मैंने भी बहुत गुस्सा किया, लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से बिकी, इंपोर्ट रोकी, एक्सपोर्ट पे भी असर आया, लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। और आखिरी दिनों में शहबाज शरीफ ही थे जो मिन्नत तरला करके आपके और हमारे इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचा के चले गए। जहां क्रेडिट देना बनता है बनता है। जनरल बाजवा भी मिलिट्री डिप्लोमेसी करते थे, जनरल आसिम मुनीर भी कर रहे हैं। क्या ये दोनों जर्नैल पाकिस्तान से बाहर के थे? आप और हम कैसे भूल जाएं? मैं तो उस वक्त भी कहता था कि जनरल बाजवा ने मिलिट्री डिप्लोमेसी से किया, जिसको उस वक्त खान साहब कहते थे कि जनाब ये बड़ा पुरकशिश पैकेज हमें मिला है, इतने अरब यहां से, इतने अरब वहां से। यही कुछ होता रहा ना पाकिस्तान में। अब आपने मुल्क बचा लिया है, इलेक्शन लड़े। अगर आप सियासत में रहना चाहते हैं, आपको सियासी जमातों से बात करनी होगी। खान साहब को अपनी पार्टी, अपने लोगों की बात ही नहीं करते सिवाय अपनी जात के। और इन्होंने क्या किया है? भागे हैं, छुपे हैं, आज फंस गई है उनकी पूरी पार्टी। अब आप जो आपका सवाल है कि माशी बाली में, मैंने यही बात आपसे कही, हुकूमत और फौज क्या अलग अलग होते हैं? जब ये इकट्ठे हैं तो दोनों ने मिलकर काम करना है ना। क्या आपका डिफेंस लोगों से और हुकूमत से अलग से है? क्या डिफेंस वाले हुकूमत और लोगों से अलग से हैं? अगर एग्रीकल्चर में वो मदद करने आए हैं तो वो किसकी मदद करने आए हैं? वो अपनी मदद कर रहे हैं या हम सब की मदद कर रहे हैं? हम अपनी फौज के साथ वो बुग़्ज़ क्यों पालते हैं कि जी ये क्यों मदद कर रहे हैं? हमारे अंदर ये बहस है क्यों? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि एक ही है, फौज भी हमारी है, और अगर वो कुछ करती है मुल्क के लिए तो ज़ाहिर है मुल्क के लिए करती है। लेकिन जैसे कि हर इदारे की एक डोमेन होती है, ये सवाल उस कॉन्टेक्स्ट में है। फैसल साहब, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है हम कह रहे हैं कि फ़ौज तो अपनी जिम्मेदारियों से बढ़कर, अपनी डोमेन से हटकर जिस तरह से मदद कर रही है हुकूमत के साथ मुआशी बहाली के प्लान को लेकर, वो तो कर ही रही है। लेकिन ज़ाहिर है अवाम तो हुकूमत को जवाबदेह ठहराएगी कि भाई महंगाई की खास तौर पर अगर बात करें तो। फैसल साहब, आपको लगता है कि इस मुआशी बहाली का जो पैकेज है, इसमें हुकूमत की कोई काविशें हैं? हुकूमत कुछ कर रही है? क्योंकि अब तो वैसे वक्त कम रह गया उनका। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपके अंदर और फौज के अंदर एक मुमासलत है, दोनों नालायकों को सपोर्ट करते हैं। अभी जैसे अभी आपने आमिर साहब को कहा कि आप सही बात कह रहे हैं, भाई कौन सी सही बात की इन्होंने? बात यह है कि आर्मी चीफ ने माशी बहाली का जो है, अच्छा आपने मुझे, मैं समझी नहीं, आपने मुझे फौज के साथ मिला दिया। जी जी, आप में फौज में, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मैं फौज में जाऊं, चलो जा नहीं सकी, लेकिन आपने मिला दिया मुझे। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। जा सकती है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, और भाई जाना ये भी चाहता है, और अंदर से वो फितना इसका भी कराची में खड़ा होता है। मैं प्रैक्टिकली ज्वाइन करना चाहती थी फोर्स। जी जी फैसल साहब, मैं तो आपकी उससे बात कर रहा हूँ, किरदार की, तो मैं भी गया था, किरदार की तनाजुर में बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने करम कर दिया। आर्मी चीफ ने माशी बहाली का प्रोग्राम बहाल करवा दिया। आर्मी चीफ जो है वो डॉलर लेकर आ गए। आर्मी चीफ जो है वो ज़राई इंकलाब लेके आ रहे। ओ भाई, ये हुकूमत क्या कर रही है? ये हुकूमत किस लिए आई थी? जब सारे काम फौज ने इनके हिस्से की भी करने हैं तो फिर इस हुकूमत को क्यों आया था? जो आमिर साहब की ये जो बात है ना, ये बिल्कुल सही है कि यही काम बाजवा साहब जो है वो इमरान खान के लिए कर रहे थे, क्योंकि ये हुकूमत भी नालायक थी, पहले वाली भी नालायक थी। ये नालायक हमारी किस्मत में लिख दिए गए। हमेशा फौजी इनको कंधा देती है, इनको सहारा देती है। फिर हम फौज वाली बात की मेरी बड़ी हमायत करता है दूसरे कामों में है। भाई जरा उधर बोलो। जी जी फैसल साहब, मैं बात कर लूं आमिर भाई? मैंने आपके बीच में बिल्कुल भी गुफ्तगू नहीं की। जी हाँ, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है आमिर साहब। मैंने आपका नाम लिया, मैंने आपका नाम लिया। वो कह रहे हैं आप उनकी बात कंप्लीट होने दें। मैंने इनका कहीं नाम लिया? मैं तो लाहौर पढ़ के गायब हो जाऊं। मैं कह रहा हूं आप दरमियान में, मैं कह रहा हूं दरमियान में मुदाखलत कर रहे हैं। मैं नाम लेने की बिल्कुल नहीं आमिर साहब प्लीज। जी फैसल साहब, देखें अयाज साहब कंकरियां मार के आए हैं बकायदा, बकायदा। फैसल साहब, एयाज साहब जो है वो सऊदी अरब में कंकरियां मार के आए। असरात जो है ना इस प्रोग्राम तक महसूस हो रहे हैं। देखें बात यह है कि इस मुल्क के जो सियासतदान है ना, सियासतदान, ये इंतहाई दर्जे की, ये बहुत कड़वी बात है। ये आइडियल बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, मुस्बत बात नहीं है, लेकिन ये हकीकी बात है कि इस मुल्क के जो सियासतदान है ना, उसमें हुक्मरानी की सलाहियत नहीं है, उसमें इस्तेदाद नहीं है। लेकिन जो हमारे निज़ाम की कमजोरियां हैं ना, वो उस सियासतदान को ताकतवर बनाती हैं। ठीक, वो इस बात का ताकतवर बनाती है कि वो हम पर और आप पर हुक्मरानी करे, फौज सहारा दे देगी पाकिस्तान की खातिर। बात ये है कि जब आप अपने मुंह से बात कहते हो कि सारे काम फौज ने किए, तो भाई आप खुद जवाब दो। आप कोई बात करते हुए भी शर्म नहीं आती? आप हाकिम में वक्त हो,
आप हुक्मरान हो इस मुल्क के, आप वजीर आजम हो, आप बताओ कि आपने क्या किया इस कौम के लिए। अगर फौज ने सारे काम करने हैं तो आप क्यों वजीर आजम बने थे? आपको जो शौक वजीर आजम है वो इस कौम को क्यों इतना महंगा पड़ रहा है? ये बात सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की नहीं है या नवाज शरीफ साहब की नहीं है, ये बात इमरान खान साहब की भी है, ये बात पीपल्स पार्टी की भी है, ये सारी सियासी जमातों का, ये सारे इस मुल्क के सियासतदानों का अलमी है। कीमत इन लाइनकों की जो है वो हम और आप अदा करें बैठ के, भाई क्यों अदा करें? फिर इनकी चमचागिरी करें बैठ के हम सियासतदानों की, कि अगर इनके खिलाफ आप बात कर रहे हैं जिसका मतलब ये कि आप जमहूरियत को गाली दे रहे हैं, इनकी मुखालफत करने का मतलब जमहूरियत है। भाई ये जमहूरी लोग हैं जो अपनी बुनियादी पॉलिसियां नहीं बना सकते, जिनके पास इन्होंने कभी किसी सियासी जमात ने अपने मंशूर की किताब खोल के देखी? नवाज शरीफ साहब से पूछे कि आपकी पार्टी का मंशूर क्या, कभी इन्होंने अपना मंशूर लिखा हुआ मंशूर पढ़ा है किसी सियासतदान ने? बड़ा जुल्म इस माशरे के अंदर, ये जुल्म का माशरा है, जबर का माशरा है, नहीं चल सकता जुल्म और जबर का माशरा। सही है, लेकिन चल रहा है ना फिर फैसल साहब, इलियास साहब। देखिए इसको चलना नहीं कहते ना, इसी तरह चल रहा है जैसे आमिर साहब गुफ्तगू करते हैं। देखिए जी बिल्कुल, ये आप देख लें, माजी में भी देख लें, पाक फौज की जब भी ज़रूरत पड़ी उन्होंने हर शोबे में काम किया। अब भी मईशत की जब बहाली के लिए देखें वो काम कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं, बिल्कुल साथ जा रहे हैं, जिस तरह काम किया उन्होंने किया। लेकिन यहाँ ये बात आ जाती है कि यहाँ इनको ट्रैक पर तो ले आएंगे, लेकिन अगला फिर देखें, अब फिर इलेक्शन आएगा, ये कर्जे की जो रकम जो स्टेट बैंक के पास रखी गई है रकम रिजर्व बढ़ाने के लिए, लेकिन इसका क्या होगा? इलेक्शन के बाद फिर दोबारा ये डिट्रैक कर देंगे और देखिएगा इसके लिए आप फिर देख लेंगे फिर एहतजाज और ये इस तरह का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये सिलसिला रुकना चाहिए। अब सियासतदानों को समझना चाहिए कि मुल्क अपना है, अपने मुल्क को सीधा लेके चलना है, इकॉनमी को चलाना है। माइक्रो लेवल पर ठीक हो जाएगी, मैक्रो लेवल पर नीचे अब इनसे देखें चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी। लोगों को रिलीफ देने के लिए इनको मुंतखब किया जाता है, जमहूरी हुकूमत लाई जाती है, इलेक्शन होते हैं, लेकिन वो सिस्टम चलता नहीं, आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। इस गवर्नमेंट ने भी किया है, 16 महीने के लिए आई और इन्होंने अपनी एक फ़ौज भर्ती कर ली वज़ीरों की, मशीरों की, और देख लें पसंद के लगा लिए। कई ऐसे वज़ीर भी हैं जिनके पास वो कलमदानी नहीं किसी चीज़ का, लेकिन अपने बना के बैठे हुए हैं और वो सारे बैठ के मज़े ले रहे हैं। गवर्नमेंट का पैसा किसका खा रहे हैं? आवाम पर बोझ देख रहे हैं। पहले पाकिस्तान पर IMF कह चुका है कि अपने इंतज़ामी अखराजात कम करें, इन्होंने कोई नहीं सोचा इस बारे में। लेकिन बहरहाल अब इनको सोचना चाहिए कि मुल्क की इकॉनमी अगर ट्रैक पर पड़ रही है तो इसको पड़े रहने दें। उस पॉलिसी में चेंज नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट चेंज हो लेकिन इकॉनमी की आपकी पॉलिसी स्टेट रहनी चाहिए, उसमें जो भी गवर्नमेंट आए उसको सपोर्ट करे। ये नहीं है कि मुल्क को जो बिगाड़ करें। ये जो पिछले दिनों में जो हुआ 4-4.5 साल में क्या हुआ, आपकी इकॉनमी सारी तबाह हो गई है। नुकसान किसको हुआ? आवाम को हुआ। इनको तो कुछ नहीं हुआ, सियासतदानों के लल्ले तल्ले तो वैसे ही हैं बिल्कुल। आप देख लें, सेनेट के चेयरमैन ने अपना मजे से अपना बिल पास करवाया कि जी उनके जो अखराजात वगैरह, उनके जो सैलरी वगैरह जो बिल्कुल सफ़र करें जिस तरह मर्जी करें, लेकिन आवाम के लिए कोई सोचा किसी ने? इधर पंजाब में देख लें आपने, पंजाब में पेंशनर्स की पेंशन कितनी बड़ी है, तो जिन्होंने सारे मुल्क के लिए काम किया उन लोगों के लिए तो उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। आपकी बात बड़ी अच्छी है, मतलब आप कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, हुकूमत बदलने से, हुकूमतें बदलने से वो पॉलिसी जो है वो फिर नई पॉलिसी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। वो जो नई हुकूमत आती है अपने विजन के मुताबिक काम शुरू कर देते हैं, तसलसल नहीं होता बुनियादी तौर पर, जिसकी वजह से फिर यहाँ लैग करते हैं। बल्कि साहब आप किस तरह से देखें हैं, आपके ख्याल में मुआशी बहाली में सियासी अस्करी क़यादत एक है, कामयाबी का कितना इम्कान? देखें, ये एक जो कल भी सेमिनार हुआ है, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू चीफ आर्मी स्टाफ जनाब नासिर मुनीर कि नेशन बिल्डिंग के अंदर उन्होंने यही बात की है कि हम सब मिल के पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी ऑफ फूड को, उसके बाद IT को, मिलन डेवलपमेंट को एक स्पेशल एफर्ट की जाएगी कि इसको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाया जाए। और इसके लिए बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, एक्चुअली सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, कतर, दे ऑल वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, पर्टिकुलरली इन द एग्रीकल्चर में, और फिर उसके बाद मिलन डेवलपमेंट के अंदर माइंस में, ताकि वो दे वांट कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिले। और ऑल्सो वी ऑल्सो वांट कि हमें हर दफ़ा हम एड जो लेना चाहते हैं, हमें आई थिंक अब हम बिज़नेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसलिए ये वन विंडो ऑपरेशन बनाया गया है। इसमें ख़ास तौर पे तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो काउंसिल बनाई गई है, और उसके बाद एक उसके ज़राअत के बारे में आर्मी ने एक स्पेशल अरेंजमेंट की, जिसको आप कहते हैं
कि लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये दोनों चीज़ें आपस में कॉम्प्लीमेंट करती हैं और इससे जो तकरीबन आपका 44 लाख एकड़ एरिया जो है वो पहले जो अनकल्टिवेटेड वेस्ट लैंड है उसको रिक्लेम किया जाएगा। और आप सोचेंगे इससे हमारी इकॉनमी को कितना फ़र्क पड़ेगा। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बड़ी एफर्ट होगी कि जो हम बीज बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हाइब्रिड बीज हम चाइना से लेते हैं राइस का, फिर बीटी इंडिया से आते हैं और कई ममालिक से आता है, दालें इंपोर्ट होती हैं, दीज ऑल वी मस्ट हैव आवर ओन। इसलिए अब ये अरेंजमेंट किया जा रहा है कि इतनी बड़ा इरिगेशन सिस्टम पाकिस्तान का है। उसके बाद अगर हम ये इसमें खुद कफील होते हैं, ज़राअत के अंदर बहुत अच्छा मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। अभी तो हमारे पास इतना कर लिया हुआ है कि इवन 70 मॉन्ड यील्ड हम अवेल कर सकते हैं वीट की, जो हमने अभी नहीं। जी ठीक है भट्ट साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बात वही है, ये बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये बहुत अच्छा, और ख़ास पर ज़राअत को जिस तरह से मॉडर्न तरीक़ों के साथ चलाने के लिए और छोटे किसानों की मदद के लिए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब देखना ये है कि ज़ाहिर है ये हुकूमत चली जाएगी, अगली हुकूमत आएगी, वो किस तरह से इसको कंटिन्यू करेगी। बहरहाल जी, कामयाबी का कितना इम्कान, हुकूमत का क्या किरदार है मुआशी बहाली प्लान में, एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, इलेक्शन से पहले पीडीएम जमातों में जो फूट नज़र आ रही है, पीपल्स पार्टी वज़रा में वफाकी मामलात में गैर फाल है, इत्तेहादी जमातों के दरमियान इख्तलाफात संजीदा हैं या ये कोई इंतखाबी स्टंट या हिकमत अमली हो सकते हैं, इस तमाम तर मामले पर राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इलेक्शन से पहले इत्तेहादी हुकूमत का शराजा बिखरने लगा है। दुबई मुलाकातों पर मौलाना फजलुर रहमान के सख्त मौक़िफ़ ने PMLN को हिलाकर रख दिया। नून लीग की जानिब से मौलाना को मनाने की कोशिशें हो रही हैं। गुज़श्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है, जिसके बाद नवाज शरीफ ने मौलाना को दुबई बुला लिया। मगर हैरान कुन बात यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि दुबई में कोई फैसले हुए हैं। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं कि दो बड़ी जमातों में मुलाकात हुई है तो किसी तीसरे शख्स को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ सिंध में MKM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी भी आमने सामने है। MKM ने मेयर कराची और नए सूबों की तश्कील समेत अहम मामलात पर पीपल्स पार्टी के साथ चलने से इनकार किया है। मुस्तफ़ा कमाल ने यह सवाल उठाया है कि रियासत बताए हमें कब तक पीपल्स पार्टी के पास गिरवी रखा जाएगा और अब ऐसे मामलात नहीं चल सकते। नाज़रीन, विफाक में हुकूमती मामलात में पीपल्स पार्टी के वज़रा भी गैर फाल दिखाई दे रहे हैं और BNP बेंगल भी बलूचिस्तान में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रही है। इसी पर हमारा सवाल, ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि वैसे भी हुकूमत कम वक्त रह गया है, काउंटडाउन शुरू हो गया है हुकूमत का, तो जिस तरह से इलेक्शन से पहले ये हमें माहौल नज़र आ रहा है, ऑल्दो पीपल्स पार्टी नून लीग नहीं मानती, लेकिन ज़ाहिर है ख़बरें मुख्तलिफ ज़राए से आती हैं। अब ये इत्तेहादी जमातें आपस में दस्तों गिरेबां हैं, जो मैंने मौलाना फजलुर रहमान की भी बात की है। तो आप समझते हैं कि ये इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं इत्तेहादी जमातों के दरमियान, ये संजीदा किस्म के इख्तलाफात हैं या कोई सोची समझी इंतखाबी हिकमत अमली हो सकती है? नहीं, देखें दुआ, इसमें बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इनके पीपल्स पार्टी से पहले ही PDM में नहीं है, वो तो वैसे इत्तेहाद में, अदरवाइज इट्स नॉट पार्ट ऑफ PDM। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, अब इस वक्त जब इलेक्शन के दिन आ रहे हैं, इन सब के एजेंडे फर्क हैं। पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों अपोजिंग पार्टी हैं, दोनों ने इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने पूरा जोर लगाएंगे। डिपेंड ये करते हैं कितनी एक दूसरे के खिलाफ बातें की जाती हैं, बिकॉज दे नो बाय नाउ गवर्नमेंट के अंदर इनके पास क्या क्या मालूमात है। लेकिन समझने की बात यह है कि इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि जब इलेक्शन जीतेंगी दोनों, दे बोथ आर गनिंग फॉर फेडरल गवर्नमेंट। इसलिए जिस पार्टी के पास अपनी मेजोरिटी वोट ज्यादा होगा फिर वो कोलिशन में कोशिश करेगा, बाकी कुछ PMLN को ले लेंगे, JUI को लेंगे, MKM को लेंगे। लाइकवाइज PMLN अगर आती है तो मेजोरिटी लेती है तो वो करेंगे, वहाँ इत्तेहाद होगा। बट वीक गवर्नमेंट कोलिशन में पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। आई विश के एक पार्टी सिंपल मेजोरिटी होती, जो कि बिल्कुल नजर नहीं आता। वही मरोने मिनट होंगे, ब्लैक पेनिंग के कभी कुछ कर रहे हैं, एक पार्टी तंग कर रही है, वो अपने गुजरा बढ़ा रही है, वही 17 मिनिस्टर्स होंगे। ये सिस्टम है, ये मुश्किल बेहतर नहीं है। और ये सोचें कि लेकिन इलेक्शन में जाने के लिए कोई इतना मैनिफेस्टो इलेक्शन कैंपेन स्लोगन कोई नहीं है, इसके अब देखना है क्या होता है।
सही है जी। आमिर साहब, आप किस तरह से देखते हैं इनके इख्तलाफात को? क्योंकि दुबई जो मुलाकातें हुई उस पर तो सोशल मीडिया में बड़ी खबरें ज़ेर गर्दिश रही, आपकी नज़रों से भी गुजरी होंगी कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होंगे, इसी पर तय हो गया है, वज़ीर ख़जाना पीपल्स पार्टी का होगा। जो मुराद अली शाह साहब कह भी रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। तो लेकिन ये जिस तरह के इख्तलाफात छोटे मोटे बड़े सामने आ रहे हैं इत्तेहाद में, तो आप समझते हैं कि ये इंतखाबी स्ट्रेटजी है इत्तेहादी हुकूमत की? वो क्या कहते हैं कि टेलीविजन पे भी तो चूरन बिकना है ना कि बड़े इख्तलाफ फलां ढिमकां। अभी वो हलीम आदिल शेख ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया था कि ये पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का फिर ड्रामा हो रहा है। ब्रिगेडियर साहब बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए इस पर तबसरा नहीं किया कि लड़ाई डालो 2 दिन और उसके बाद एमक्यूएम का अपोजिशन लीडर ले आओ, ठीक है? तो निगरान हुकूमतें कौन बनाएगा? पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मिलकर बना लेंगे, हंसी खुशी फिर से रहने लगेंगे। ये पहले भी कर चुके हैं, ये कोई मैं और आप भूले नहीं हुए इन चीज़ों को। ये पहले भी यही काम पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम मिलके कर चुकी हुई है। तो ये बड़ा आसान काम है। यहाँ विफाक में तो पीपल्स पार्टी का है या नहीं है, राजा रियाज दोनों का है अपोजिशन लीडर, और वो रास्ता दिया है खान साहब ने और उनकी पार्टी ने, क्योंकि जज्बाती मियाँ सारे वहाँ इकट्ठे थे और पहले कौमी असम्बली से निकलवा दिया, फिर 2 सूबों से निकलवा दिया। किसी दिन ये भी बयान आएगा कि भाई ये भी मुझे ठीक नहीं मिले, कि जो ज़ाहिर है जो उनका बुजदार साईं थे वो तो सबसे पहले भाग गए, और उन्होंने आज भी डिफेंड किया कि उसके ऊपर प्रेशर बहुत बड़ा था, क्योंकि लीडर खड़ा ना हो तो बाकी बेचारे कहाँ जाएंगे। अच्छा, अब आप आ जाएं कि जी ये जो मौलाना साहब की है, मौलाना साहब रसभरी वजारतों के साथ विफाक में मौजूद हैं, केपी में गवर्नर उनका है, काम उनके हो रहे हैं, एएनपी चीख रही है क्योंकि एएनपी हुकूमत की इत्तेहादी ज़रूर है, हुकूमत में शामिल नहीं है, क्योंकि उनको गवर्नर तय किया गया था, नहीं मिला, तो जवाबन उन्होंने वफाकी वजारत भी नहीं ली। उनका सीखपा होना बनता है कि मौलाना फिर एक बड़ी गेम में मौजूद है केपी के अंदर, और एएनपी बोल रही है उसके ऊपर, सिंध में पीपल्स पार्टी बड़ी कंफर्टेबल है। तो नवाज शरीफ और जरदारी अगर मिलते हैं तो वो पीडीएम की मीटिंग तो नहीं थी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो शाहिद खकान बात कह रहे हैं, अगर नवाज शरीफ मिलते हैं और वो बाकी जमातों को बुलाएं और मौलाना फजलुर रहमान को ना बुलाएं जो इत्तेहाद के हेड हैं, तो फिर ठीक है। उन्होंने अपनी हाजिरी लगवा ली है, मुलाकात भी हो जाएगी, जो दिन है फंड शंड जो रह गए हैं थोड़े बहुत जो लोगों को, ताकि मिल सकें, अश्कशोई से ज्यादा माल मिल जाएगा अपने इंतखाबी हलकों के लिए। कुछ भी नहीं है ये लड़ाई, मतलब बाकी वो जो है ना, वो कह रहे थे कि ऊंट किस करवट बैठेगा, शाह महमूद कुरैशी, तो मैं कहूँगा ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। देखिए, इलेक्शन तो सबने अपना अपना लड़ना है, इसमें तो कोई शुबे वाली बात नहीं है। 2 बड़ी पार्टीज इस वक्त पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, जाहिर है ये दोनों की ख्वाहिश होगी प्राइम मिनिस्टर हमारा हो। फजलुर रहमान साहब की ये ख्वाहिश तो नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें सदारत नज़र आ रही है कि जी किसी तरीके से वो बारगेन करके सदर बन जाए, कोई इस तरह का तो होनी चाहिए। फजलुर रहमान साहब के वाले से ये भी था कि वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के हामी थे कि एक्सटेंड किया जाए इस असेंबली को, क्योंकि अल्लाह के फजल से जो इस वक्त उनके पास है वो तो कभी रहा नहीं, और शायद फ्यूचर में भी मुझे उसके चांसेस कम लगते हैं कि इतना कुछ उनकी झोली में डाल दिया जाए जो इस वक्त मिला हुआ है। अलबत्ता अब अचानक सारे बीबे बच्चे बन गए हैं, सब एक ही बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं इलेक्शन वक्त पे होनी चाहिए। मेरा ख्याल है मैसेज क्लियर चला गया है कि ये तो आप तो एक्सटेंड नहीं हो रहे, बाकी जब निगरान हुकूमत आएगी तो फिर देखेंगे कि वो कितना अरसा निकालती है। अलबत्ता इनको सबको मैसेज मिल गया, और बहुत ये इतनी अच्छी क्लास मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में कभी आई नहीं होगी कि टीचर ने कह दिया ये कर लो, वो कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, ये ना करो कहते हैं जी बिल्कुल ये नहीं कर रहे। तो ऐसा सेटअप तो मेरे ख्याल शायद सारी जिंदगी के लिए हो जाए, तो उससे बेहतर और कोई चीज हो ही नहीं सकती। फर्माबरदार बच्चे हैं, बहुत फर्माबरदार बच्चे। फर्माबरदार तो है, लेकिन ये फर्माबरदार तो है, लेकिन ये फर्माबरदारी जो है ना वो इमरान खान के दौर से ही शुरू हुई है, जो हमने इतना देखा। स्कॉल मैनेजमेंट जिसका नाम दिया गया ना, देखिए जितनी शीरीनी खा सकते थे वो तो खा ली है, अब शराजा बिखर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, मीठा मीठा सब खा चुके हैं ना, अब तो शराजा बिखर जाए तो इनको शराजा बिखरना ही इस वक्त सूट करता है। बात ये है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ अभी एमक्यूएम का अपोजिशन लीडर नहीं आया, लेकिन एमक्यूएम ने केयर टेकर के लिए वज़रा के इंटरव्यू करना शुरू कर दिए कि भाई किस किस को हम केयर टेकर लगवाना है। ये इन लोगों के ड्रामे, ये जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और अमली शक्लें इनकी हैं, ये इन लोगों की जो है ना वो अमली शक्लें। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है ना वोट नहीं मिलते।
जज्बात की बुनियाद पे ना वोट मिलते हैं, और ये सियासतदानों को पता है। अभी कुछ दिनों देखिए, 2 से 4 दिन 15 दिन देख लीजिए, क्या एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे, लसानी कार्ड चलेगा। यहाँ बैठ के जो वो लेगी MK महाजर कार्ड खेलेगी, वहां बैठ के पीपल्स पार्टी जो है वो सिंधी कार्ड खेलेगी। इतना खतरनाक इल्जाम लगाएंगे कि दोनों इलाकों में, यानी देही इलाके में सिंध के और शहरी इलाकों में, और नफरत की आग भड़का दो कि भाई ये नफरत की आग है, ये नफरत की आग जो है ना इक़्तिदार तक जो है पहुंचाएगी। अगर कारकर्दगी के बुनियाद पे सिर्फ शहरी इलाकों की, आखिरी बात कर दूं, शहरी इलाकों में अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट पड़ा तो MQ में अपनी गुज़श्ता 6 सीटें भी शायद ना बचा सके। सही है, कारकर्दगी की बुनियाद पर तो कोई भी नहीं बचा सकेगा। फैसल साहब, इलियास साहब, देखिए इस वक्त तमाम जो सियासी जमातें वो मैदान में उतर रही हैं, तो बहुत और वो आपस में इस वक्त डायरेक्ट आपने साफ पेट किया, आपने इत्तेहाद नहीं कर रही, और इत्तेहाद इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उनको ये है कि हर एक चारी के ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कर सकें, और ये खुल के एक दूसरे की मुखालफत करेंगे। और ये चाह रहे हैं कि इस वक्त जो मुलाकात हुई दुबई में, जो मुलाकात हुई उसकी बातें तो नहीं सामने आई अभी तक। लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं ये सेटअप हो गया, इनका आपस में एडजस्टमेंट हो गई, एडजस्टमेंट वगैरह कोई नहीं हुई अभी तो देखिएगा ये मुखालफत में इलेक्शन में खुल के सामने आएंगे, वो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लें। अब इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा ये इत्तेहाद बनाएंगे। जो इस्तेहकाम पार्टी, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी है, वो किसी के साथ मिल रही, वो करेंगे हम अलग इलेक्शन लड़ेंगे। दोस्त आशिक अवान साहब के बड़े सख्त बयान सामने आ रहे हैं, वो तो सारे देखें जी, सबके साथ वो चाहेंगे, वो कहेंगे हमारा सर। अब ये है कि इलेक्शन जीतने के बाद देखें सीटें, अब वो चाह रहे थे मुस्लिम लीग नून के साथ एडजस्टमेंट हो जाए, और जाहिर है अभी तक ये बातें जो सामने में सुनने में आ रही हैं कि उनकी कई सीटों से हल्कों से नहीं करेंगे आपस में, और इस टाइम बी टीम बन के काम करेगी। तो ये तमाम जो सूरत हाल है वो देखने में आएगी। अगले हर कोई चाहेगा कि हम ही ले जाएं, और ये इलेक्शन के बाद ही देखेंगे। मौलाना के हिस्से में पता नहीं क्या आता है, बहरहाल देखेंगे। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आए। और हमारा तीसरा सवाल होगा, कच्चे में 4 माह से जारी पुलिस ऑपरेशन नाकाम हुआ है। 3 सूबों की पुलिस मिलकर भी खतरनाक गैंग के जो डाकू हैं उनका खात्मा नहीं कर सकी। हम सवाल ये रख रहे हैं, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन में नाकामी की वजह क्या है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, 3 सूबों की पुलिस भी कच्चे के डाकुओं को कंट्रोल नहीं कर सकी। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ 4 माह से जारी ऑपरेशन नाकाम हो गया, और दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने के बाद पुलिस ने चौकियां खाली कर दी हैं। पुलिस ने 4 माह पहले कच्चे के 6 खतरनाक गैंग्स और डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया था। 11,000 पुलिस एहलकार थे जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, मगर इन 100 में से एक डाकू भी गिरफ्तार या हलाक नहीं हो सका, और जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया उनकी शनाख्त भी सामने नहीं आई। पुलिस ऑपरेशन की नाकामी के बाद डाकुओं की वारदातें उरूज पर हैं। पुलिस पर फायरिंग और हनी ट्रैप के जरिए अगवा बराए तावान के वाक़े में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रावलपिंडी के अरशद महमूद को भी तावान न मिलने की वजह से कत्ल कर दिया गया है। इसी मामले से मुतालिक हमारा सवाल, आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। ये जैसे 4 माह से तकरीबन ये पुलिस ऑपरेशन जारी था जो कि नाकाम हुआ, अब 3 सूबों की पुलिस मिलकर भी इस खतरनाक गैंग के 100 डाकुओं का खात्मा नहीं कर सकी है। इससे पहले भी ऑपरेशन हुए, वो भी नाकामी का सामना हुआ। तो ये नाकामी की वजह क्या है? क्यों कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाया? जी आमिर साहब, ब्रिगेडियर साहब। जी सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई थी। जी जी, अब आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, सवाल बताइएगा। जी, ये जो कच्चे के डाकुओं से मुतालिक सवाल है, जिस तरह से 4 माह से पुलिस वहाँ पर ऑपरेशन में नाकाम होकर लौटी है, इससे पहले भी ये ऑपरेशन हुए, अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ये कामयाब क्यों नहीं हो पाती? ज़ाहिर है पुलिस की तादाद तो ज़्यादा है, 3 सूबों की पुलिस मिलकर भी 100 डाकुओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। असल में पक्के के डाकू इनके पीछे है ना, तो कच्चे के डाकू बेहतरीन अंदाज से वो बंकर बना के आराम से रहते हैं। पक्के के डाकू इनको कमक पहुँचाते हैं, पैसे वसूल करते हैं, घरों की तिजोरियां भरते हैं। क्या मुमकिन है कि कच्चे के डाकुओं के पीछे पक्के डाकू ना हो और वो सरवाइव कर जाए? नहीं मुमकिन। जब तक एका नहीं करेंगे सही अंदाज से, ये डकैतीपना नहीं खत्म होगा। ये डकैत जो है ना मुख्तलिफ अंदाज से काम करते हैं। शहरों के अंदर ये कुछ और रंगबाजी करते हैं, और जब बैनुसूबाई यानी सरहदों बीच में कच्चे के इलाके में बैठते हैं तो जाहिर है कि ये जो इनकी खुराको ज़रात है वो सारी की सारी पक्के डाकुओं के लिए बनती है। और ये जिस तरह रैंसम क्लेम हो रहा है सारे का सारा सिंध के कच्चे में,
वहाँ पे बड़े बड़े पथारेदार हैं जिनके सरपरस्ते आला फैसल साहब है, मैं तो और लोगों के नाम ही नहीं ले सकता। ये मजे लेते हैं और बाकी सब लील हो रहे हैं। जी ब्रिगेडियर साहब देखें, तो आप बात ये है कि बिल्कुल सिंध में डाकू कुछ नहीं कर सकते अगर पथारीदार सिंध में कहते हैं जो सहूलतकार होते हैं, जी जो इनको सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इस वक्त जब वक्त ऑपरेशन का तो पुलिस वापस आना शुरू हो गई, इसलिए कि अब आ रहे हैं फ्लड, कच्चे में डाकू कहीं छुप नहीं सकेंगे, दे हैव टू गेट आउट। और दिस इज द टाइम, अगर ये बंद के ऊपर आके और वहां पर पोजिशन मोर्चे बना के अगर बैठे में जब पानी बंद को लगेगा तो दे हैव टू गेट आउट एंड दिस इज द टाइम टू टेक देम ऑन। आई विश कि इसको समझे और मौसम तरीके से कार्रवाई करें। जी अयाज साहब मासूम आदमी ये समझ रहे थे कि वाकई उनको खत्म करने के लिए ऑपरेशन किया गया है, कतन ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो ऑपरेशन होता ही इसलिए बस उनको फंड्स वंड मिल जाते हैं, पैसे वैसे आ जाते हैं पुलिस के पास। और फिर इस दफा तो इसलिए भी बहुत जरूरी था कि उन दिनों इलेक्शन की बात हो रही थी पंजाब में, मेरी इलेक्शन कराई जाए, तो ये वहां फोर्स भेज के हमने बताना था कि भाई हमारे पास तो फोर्स ही नहीं है। तो ये इस गेम्स इसी तरह की चलती हैं इस मुल्क में। बस आप एंजॉय करें। कच्चे के डाकुओं को पकड़ने के लिए कच्चे की पुलिस चाहिए होगी, पक्के की पुलिस कुछ नहीं कर सकती। ये अब कच्चे की पुलिस भी भर्ती होना भी, ये भी एक नया काम सर आपने बता दिया, अब इस पर भी फंड लगेगा। फैसल साहब ये भी पथारेदारी करेंगे। बिल्कुल, ये भी आप इस यकीन कामिल कर ले कभी भी खत्म नहीं होंगे। जब से हमारी पैदाइश हुई है 50 साल कमोबेश हो चुके हैं, ये सुनने में कच्चे के डाकू, कच्चे के डाकू। ये जो ऑपरेशन करने वाले जो पुलिस अफसरान है ना, ये जो पतारेदार जो हम कह रहे हैं ना, पतारेदार सपोर्ट करते हैं, इनके कहने पे लगाए गए अफसरान है, ये ऑपरेशन करते हैं। कहाँ से खत्म होंगे? ये एक बहुत बड़ा एक ब्लैक मनी है जो यहाँ जनरेट होती है, अरबों रुपए की ब्लैक मनी जनरेट होती है। वो जो डाकू कर रहा है ना, उसके मिल के बार भी क्यों करते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, बाकी जो सब बिल ज्यादा पैसे 90% तो पक्के के इलाके में तकसीम हो रहे हैं। लाइव बड़ी मजे की है, मैंने विजिट किया हुआ है। सही है। अब जी इलियास साहब देखिए ये सारी चीज़ें सोचने की बात है, उनके पास असला कहाँ से आता है, उनकी कौन सपोर्ट करता है, ये गवर्नमेंट को चाहिए। ऑपरेशन करने का क्या है, गवर्नमेंट ऑपरेशन कर रही है, इधर से खजाने से पैसे ले रही है, असला भी ले रही है, उनके लिए सपोर्ट भी कर, पुलिस के लिए हर तरह का काम करे, लेकिन उधर से कुछ नहीं हुआ। लेकिन पंजाब में कहा जा रहा है कि पंजाब फोर्स अभी तक लगी हुई है, लेकिन वो कामयाबी क्यों नहीं होती? 4 महीने लगे हुए, एक छोटा सा इलाका है, इतना बड़ा नहीं इलाका, उधर से इनको करना चाहिए था। ठीक है। वैसे ऐसा आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई इन पे कोई? नहीं, वो हमारे ब्यूरो चीफ सखर के वो लगारी साहब हमें लेके गए थे बाकायदा वहाँ, और आपकी इनसे मुलाकात हुई? उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ी आवभगत की हमारी, लाइव पुलिस मुकाबला भी कराते हैं। बस वो फिर बचत हो गई थी। नहीं किसी भी सर ये आप बताएं इनका रहन सहन कैसा होता है? अभी वक्त खत्म हो गया। आप सबका जी बहुत शुक्रिया, आज के एक्सपर्ट से इतने फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।